हम सब ने बचपन से बहुत सारे टीवी शोज देखे हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है टीवी शोज बनाते कैसे, कितनी बड़ी टीम लगती है, कितनी मेहनत लगती है, एंड उन सब के आगे होते हैं कैप्टन ऑफ द शिप, दैट इज प्रोड्यूसर। आज हमारे साथ एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने महाभारत, राधा कृष्ण जैसे शोज बना के हमें एंटरटेन किया है। उन्होंने OTT पे एस्केप लाइफ जैसे शोज बना के भी हमें एंटरटेन किया है। लेट्स वेलकम टीवी के सबसे बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड फाउंडर ऑफ स्वास्तिक प्रोडक्शंस, मिस्टर सिद्धार्थ कुमार तिवारी सर। सर थैंक यू हमारी इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए। फाइनली हम आज इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड के लिए। सर मेरा एक छोटा सा स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2014 की बात है, मैं कोटा में था एंड वहाँ पे तभी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह स्मॉल यूज़ करते थे बच्चे, क्योंकि उसमें ऐसा था कि डिस्ट्रैक्शन से खुद को रोकना चाहते थे। तो हमारे PG के नीचे ही एक सोडा कैफ़े था और उनके पास जो बेस्ट चीज़ थी वो थी कि टीवी थी। तो बच्चे उससे अट्रैक्ट होकर शाम में डेली टीवी देखने आते थे। तो मेरे को पहले लगता था कि सब IPL देखने वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मैचेस चल रहे थे तभी IPL का, तो वो सब IPL देखने आ रहे हैं। बट मैं एक दिन गया और मैं सरप्राइज था क्योंकि वो सब महाभारत देख रहे थे वहाँ पे। अच्छा। तो कोटा जैसे शहर में जहाँ यंगस्टर्स रहते हैं और हम ऐसा जानते हैं कि वहाँ पे बच्चे अपना टाइम डिवेट नहीं करना चाहते, वहाँ पे वो खड़े होकर डेली महाभारत देखते थे। तो मेरे अकॉर्डिंग वो आपके लिए बहुत बड़ी विन थी, बिकॉज हमने रामायण के बारे में सुना था कि लोग ऐसे वेट करते थे, एक साथ खड़े होकर के रामायण देखते थे। एंड सेम चीज़ मैंने आपकी महाभारत के लिए कोटा में एक्सपीरियंस किया है। जब आप कोई चीज़ ज़िंदगी में करते हो तो वो जैसा मैं बिलीव करता हूँ कि आप उसको अपने पूरे दिल से उस कहानी को कहते हो। कोई भी चीज़ तब आप ये सोचते हो कि आपका काम क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि मैं एक कहानी कह रहा हूँ, अब उसके बाद मुझे नहीं मालूम है लोगों को कैसा लगने वाला है। और ऐसा नहीं है कि हर बार लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बार नहीं भी लगता है। और महाभारत एक ऐसी एक इतनी इम्पॉर्टेंट कहानी है मेरी ज़िंदगी की, बिकॉज जो मैं एज अ इंडिविजुअल महाभारत के पहले था और एज एन इंसान जो महाभारत के बाद में हूँ, उसमें ही बहुत फ़र्क है। बिकॉज वो कहानी ऐसी है कि अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ, महाभारत की शुरुआत में लिखा है कि जो भी यहाँ है वो आपको दुनिया में कहीं ना कहीं मिलेगा, पर जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। चारों वेद लिखे गए, वो वेदों का ज्ञान लोग कैसे, जैसे अभी मैं आपको अगर ज्ञान दूँ तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता है। सो एक कहानी लिखी गई, ये कहानी जो उस समय हुई वो इस तरह से लिखी गई कि अगर आप उसे समझोगे तो आपको चारों वेदों का ज्ञान मिल जाएगा। सो आई थिंक it's been a life changing experience for me. I have changed as a human being. My whole career has changed. My whole life has changed. So I can't be more blessed, because क्या होता है, ऐसी कहानियाँ कहने का मौका हमेशा नहीं मिलता है ज़िंदगी में, और अगर आप उसे कह पाओ, अच्छे से कह पाओ और लोग देखें, ऑडियंसेस देख रही हैं, और इतने सालों बाद भी, आज 10 साल हो रहे हैं, आज अगर 10 साल बाद अगर मेरे किसी काम पे आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो आई फील really blessed. I feel really humbled. I have a lot of gratitude for always getting these kind of opportunities, and feels very good. Yeah, I think it's a nice feeling. सर बहुत ही क्रेज था उसका और हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस सर हम चाहते हैं बेसिक से स्टार्ट करना। थोड़ा आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओ कि कैसा था, कहाँ पे था, एंड आपको इस इंडस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट कैसे आया? आपने कभी बचपन में थिएटर वगैरह किया था या फिर आपने कोई ऐसा टीवी शो देखा था जिससे आपको लगा कि मुझे एक दिन ऐसा शो बनाना है? तो थोड़ा आप चाइल्डहुड के बारे में बताओ सर। तो मैं कैलकाटा में पैदा बड़ा हुआ हूँ। एक UPI टिपिकल ब्राह्मण फैमिली है। मेरे पापा टीचर हैं, प्रोफेसर थे सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड थे। तो हम लोग 4 भाई हैं, मैंने गेस कर सकते हो सबसे छोटा ही हूँगा मैं। तो मैंने कभी और कुछ करने का सोचा ही नहीं। बचपन से मैंने हमेशा स्कूल बंक करता था। हर फ्राइडे मैं कभी स्कूल गया ही नहीं हूँ क्लास 7-8 के बाद। हाँ, तो मैं सिर्फ मूवीज़ देखता था और मुझे बॉम्बे आना था। मुझे मालूम नहीं था कि कैसे आना है और क्या करना चाहिए, और मुझे हमेशा ये था कि मुझे इस दुनिया में घुसना है, मुझे ये इस दुनिया का पार्ट बनना है। पहले ये भी नहीं होता कि डायरेक्टर बनना है, कहानियाँ कहनी है, पर दिस वर्ल्ड ऑलवेज एक्साइटेड मी। आई वॉज ऑलवेज वांटिंग टू बी हियर।
तो मैंने कभी और कुछ सोचा ही नहीं ज़िंदगी में, मुझे कुछ और करना है। वहाँ से मैंने सेंट जेवियर स्कूल कलकत्ता में पढ़ाई की, क्लास 12 तक वहाँ पे था। उसके बाद मैं बैंगलोर गया, मैंने वहाँ पे बिज़नेस BBM बोल के कोर्स होता है वो किया। वहाँ से फिर मैंने अपना मास्टर्स किया सिम्बायोसिस पुणे में, मास कॉम। उसके बाद आई केम टू बॉम्बे। फिर मैंने पहले जॉब्स किए यहाँ पे, वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है इनके। करेक्ट, ये सर। सर मुझे ये जानना है कि जैसे आप बोले कि आप मूवीज़ देखते थे, आपको इंटरेस्ट था, बट उस टाइम पे सर जहाँ तक टीवी इंडस्ट्री की बात करते हैं, चैनल्स ज़्यादा थे नहीं, 1 या 2 थे, तो उस समय इतनी बड़ी इंडस्ट्री ये रही नहीं होगी, तो आपको डर नहीं लगता था कि ये इंडस्ट्री उतनी बड़ी है नहीं, मेरा वहाँ करियर बनेगा या नहीं बनेगा? या फिर आपके पास ऐसा कोई इंसाइट था कि नहीं, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा होने वाला है, हम यहाँ जाएंगे, बहुत सारे चैनल्स आएंगे, ग्लोबल होगा ये बिज़नेस, तो आपके पास कोई ऐसी इंसाइट थी? मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रियलाइज़ की है कि ज़िंदगी में डर के कुछ नहीं होता है। तो मैं डरता तो किसी भी चीज़ से नहीं हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है अपने अंदर से डर निकालने के लिए। वो भी एक प्रोसेस है, एक टाइम लगता है, क्योंकि आप कहीं ना कुछ आपके दिमाग में चलता है। और सच बताओ तो मुझे कुछ करना था, मैंने वो जाके किया। मैंने ना उसका रिजल्ट सोचा, ना उसका लॉन्ग टेल इफेक्ट बिजनेस सोचा। मुझे एक कहानी कहनी थी, वो कहने के लिए निकला। कहीं ना कहीं से चीज़ें ऐसी हुई कि अपना ही प्रोडक्शन हाउस बन गया। मैं कभी प्रोडक्शन हाउस बनाने निकला ही नहीं था। आई नेवर वांटेड टू हैव अ प्रोडक्शन हाउस, आई वांटेड टू टेल अ स्टोरी, तो वहाँ से बातें कुछ ऐसी हुई कि कुछ चीज़ें होने वाली थी, कुछ लोग सपोर्ट करने वाले थे। लास्ट में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो हमको लगा हम खुद ही कर लेते हैं, पर आता कुछ था नहीं। सो फॉर मी माई लाइफ इज़, आई एम लिविंग द लाइफ आई ऑलवेज विश टू, ऑलवेज इमेजिन्ड। तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि इसका फ्यूचर कितना जाएगा, ये बिज़नेस कहाँ जाएगा। एंड मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ बहुत करना चाहो ना, इट्स समथिंग दैट यू रियली लाइक टू डू, then you don't think so much. You enjoy the moment. You want to go with the journey and then see where it takes you. तो सर आप जब भी मुंबई आए होगे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? आप कहाँ पे जॉब कर रहे थे? वहाँ क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे आपके? मैंने सिम्बायोसिस में अपना मास कम्युनिकेशन ख़त्म किया पुणे। फिर मैं बॉम्बे आया। मैं यहाँ पे मेरे पापा काफ़ी टीचर, UPI ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि ये फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हें नहीं जाना है। इसीलिए मैंने रास्ता बनाते बनाते एक पुणे में कोर्स निकाला और मैं मास कॉम करने पूना पहुंचा। और वहाँ से कोर्स ख़त्म करके जब मैं बॉम्बे आया तो यहाँ पर पहले मैंने एक सेल्स में जॉब किया इंडिया टुडे में फॉर 20 डेज़। बिकॉज पहले मुझे एक एड एजेंसी में प्री प्लेसमेंट ऑफर बोलते, जब आप समर ट्रेनिंग कहीं करते हो सो यू गेट अ प्री प्लेसमेंट ऑफर अगर आपने अच्छा काम किया होता है। तो मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिली, मैंने वहाँ जाके वापस ज्वाइन किया कॉलेज के बाद। पर विद इन अ वीक ग्लोबल फ्रीज हो गया था। 2003 की बात है, 2-3 की बात है। ग्लोबल फ्रीज हो गया था, सब कुछ हायरिंग रुक गया था। सो आफ्टर अ वीक आई हैड टू लीव। देन आई गॉट अ स्मॉल जॉब एट इंडिया टुडे। तो मैंने वहाँ 20 दिन बिजनेस टुडे मैगजीन में सेल्स का भी काम किया है। विद इन 20 डेज आई क्विट कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, ये मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने बहुत जगह जॉब्स ट्राई किए। फाइनली मुझे एक एड एजेंसी यूरो RSCG वहाँ पे जॉब मिला। तो मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया बिकॉज मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती थी, ये करना था, पर कभी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। आई डिडंट नो वेदर आई एम क्रिएटिव, आई डिडंट नो वेदर आई कैन राइट, बिकॉज आई हैड नेवर हैड रिटन, आई वॉज नेवर अ राइटर, मैं उस तरह का नहीं था, तो आई वॉन्टेड टू लर्न कि मैं कैसे सीखूँ, कहाँ से सीखूँ। तो जब मैंने यूरो RSCG ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने काम किया 1-1.5 साल 2 साल। फिर मैं वहाँ से J. Walter Thompson गया, विच इज़ अनदर बिग एजेंसी इन इंडिया। वहाँ पे विद इन द फर्स्ट 5-6 मंथ्स मैं रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट द जर्नी फॉर मी, एंड आई रियलाइज़ कि ये नहीं कर सकता मैं। और फिर मैंने एक दिन जाकर वो जॉब छोड़ दी। फिर मैं सब जगह असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए 6-8 महीने सब जगह घूमा, बहुत लोगों के साथ बात किया। बट समहाउ टू लिव इन दिस सिटी यू नीड सम मनी, और हम लोग सब फ्रेंड्स साथ में रह रहे थे, हमारे पास पैसे थे नहीं रहने के। सो आई नीडेड मनी, और तब ED बनने के लिए दे वुड नॉट रियली पे यू दैट मच, कुछ पैसे नहीं मिलते थे, बोलते थे फ्री में काम करो, तो वो मैं नहीं कर पाता। सो इवेंचुअली मैंने फिर सोनी में जॉब लिया, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। एंड माई एक्स बॉस वॉज इन सोनी के हेड थे वो,
और तब मैं एडवर्टाइजिंग में होता था, तो ही कॉल्ड मी टू सोनी। तो फिर मैं सोनी मार्केटिंग में गया, मैंने मार्केटिंग में जॉब किया, वहाँ बैठ के भी लिखता था मैं। तो मैं राइटिंग के कोर्स करता था साथ साथ कि कैसे काम होता है, किस तरह से होता है। फिर देन आई रियलाइज कि अब ये भी मैं नहीं कर सकता, आई नीड टू मूव ऑन। तो वन फाइन डे मैंने एक कहानी कहनी थी, अंबरधरा की कहानी, 2 कंजॉइंट सिस्टर्स की कहानी थी। तब मैं सोनी में जॉब करता था। तो देन आई क्विट दैट जॉब। मेरे को बोला कि मैं ये कहानी कहना चाहता हूँ, बट नॉट फ्रॉम इनसाइड द चैनल। आई वांटेड टू क्रिएट इट एंड नॉट रिएक्ट टू व्हाटएवर वाज कमिंग टू यू। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ा। फिर 1-1.5 साल और लगे, बिकॉज दे हैड टू अंडरस्टैंड कि आप बच्चे हो, आप कैसे ये कर पाओगे। क्योंकि मुझे लगता था मैं कर पाऊंगा, पर सामने वाले को भी लगना चाहिए कि आप कर पाओगे, बिकॉज द स्टेक्स आर मच हायर देन आई कुड इमेजिन एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ऐसे करते करते कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य की शुरुआत। सो दैट्स बीन द जर्नी, इट स्टार्टेड लाइक दैट। सर फिर आपने जैसा बोला कि मैंने बहुत सारे जॉब्स छोड़े, फिर मैं फाइनली सोनी में पहुंचा। बट सोनी में जब आप आए होंगे, आपके घर वाले भी बोल रहे होंगे, आपने बोला कि आपके पापा टीचर हैं और उन्होंने टीवी इंडस्ट्री के अगेंस्ट में थे, तो वो बोले होंगे कि आप इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, सब कुछ लाइफ में स्टेबल चल रहा है, फिर आप क्यों छोड़ के बिजनेस में एंटर करना चाहते हो, आप रिस्क क्यों ले रहे हो? क्योंकि पर्सनली मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ है। मैं जब जॉब छोड़ा, मेरे को घर वाले, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सब ने यही बोला कि नहीं क्यों जा रहा है वहाँ, रिस्क बहुत है, क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं होता बिजनेस में। बैक ऑफ द माइंड अपने दिमाग में डर लगता है कि घर वाले सही तो बोल रहे हैं, अगर गलती से कुछ हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी भी इन्वॉल्व रहता है, तो वो लॉसेज अगर हो गए तो मैं कैसे रिकवर करूँगा, ऐसे डर अपने माइंड में हमेशा रहता है। देखो क्या है ना कि एक तो मैंने बोला मैं नंबर 4 था, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की या इसकी उसकी मेरे पे कुछ थी नहीं। और जब मैंने छोड़ा तो मैंने अपनी फैमिली में बताया भी नहीं पापा को। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ फंडिंग थी। वी हैड नो, माई सैलरी वॉज सम 30-40,000 रुपीज़ व्हेन आई क्विट माई जॉब। 40,000 सैलरी थी मेरी। हाँ, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आई हैड टू रेज मनी। मैं सब जगह लोगों से मिला कि मुझे सपोर्ट करो, मैं बनाऊंगा। तो ऐसे करते करते एक आई नेवर फॉरगेट हिम, पराग सांघवी, के सरा सरा बोल के कंपनी है, उन्होंने मुझे बोला कि आई थिंक दैट यू विल डू वेल, यू नो, मैं हूँ तेरे साथ, आई विल फंड यू। तो उस तरीके से मेरे को सपोर्ट मिला। पर एक्चुअली उस वक्त आई जस्ट वांटेड टू डू इट। या इफ़ यू वांट टू रन फास्ट, यू रन, यू डोंट थिंक अबाउट कि गिर गया तो क्या होगा, उठा तो क्या होगा। आस्ते चलना चाहिए तो लॉन्ग टर्म चलेंगे। अगर आपके पेट में भूख है तो आप करोगे, आप उतना नहीं सोचोगे, फिर आप करोगे। और सोच के ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। यू हैव टू गो आउट एंड डू इट। यू माइट फेल, इट्स ओके। चीज़ें की, नहीं हुआ, फिर से उठो, फिर से करो। किसको मालूम है रिजल्ट क्या होने वाला है। तो आप जो हम सोचते हैं, नॉर्मली हमारे थॉट्स यही होते हैं कि ये नहीं हुआ तो, अरे हो गया तो कौन सोचेगा। तो ये सोचो ना, अगर हो गया तो क्या होगा, यू नो, हो गया तो लाइफ बेटर होगी। अब देखो खुशी आती है, और जहाँ पॉजिटिविटी आती है, ग्रोथ वहाँ से आती है। जहाँ हम यही सोचते रहेंगे कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ऐसे करके एंड में देखोगे कि बोलोगे इतना ही है, घर में ही बैठते हैं, बाहर निकलेंगे तो गाड़ी मार देगी, रोड पर चलोगे तो स्कूटर भी मार सकता है, ड्रेन भी खुला हो सकता है। इतना सोच के कैसे चलते हैं, मेरे से नहीं होता है। आई डोंट थिंक सो मच, आई थिंक। और कहीं ना इफ़ यू लव वॉट यू डू, और उससे आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यू नो, अगर मैं अपने पापा की तरह अकाउंटेंट बनता तो डेफिनेटली मैं ये रोज़ सुबह सोचता बैठ के मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये तो मुझे नहीं हो रहा है। पर अगर मुझे अच्छा लगता है तो फिर समझ में नहीं आता ना कि ये 4 घंटे की मीटिंग चल गई, तो मेरे को नहीं मानता 4 घंटे लगेंगे, पर इट्स ओके, आई एंजॉय इट। सर जब भी आपने ट्रांजिशन किया होगा बिजनेस में, अभी आपने सोचा होगा कि चलो प्रोडक्शन हाउस सेटअप करते हैं, फिर आपको फर्स्ट शो भी मिल गई होगी, बट इन सब के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। जैसे आपने बोला फंड रेज करना है, टीम बनाने हैं, तो आपके अकॉर्डिंग मेजर चैलेंजेस कौन कौन से थे? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप कहीं बढ़ना चाहते हो ना, तो किसी को आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। यू नो, अगर अगर और वो ट्रस्ट आप ही, मतलब आप पे खुद के एफर्ट से ही वो ट्रस्ट आपको मिलेगा। आप एक्सपेक्ट करोगे सामने वाला ट्रस्ट करेगा, वो नहीं हो सकता है। आई थिंक यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट डायरेक्शन टू गेन द ट्रस्ट ऑफ पीपल, यू नो। और जब कोई आप पे ट्रस्ट करेगा तभी जब उसको आप में पोटेंशियल दिखेगा। सो फॉर मी सब कुछ ही ओपन था ना, कुछ भी नहीं था, ना ऑफिस,
तो जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो ये था कि एक मेरा फ्रेंड था विकास, जो मेरे साथ ही सोनी में ही काम करता था, तो वो आई मेट हिम इन सोनी ओनली, सो देन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स ओवर देयर. So he was supposed to help in setting up the production part of it because I was driving the creative part of it. पर कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन नहीं वर्कआउट हुआ तो हमको खुद का प्रोडक्शन करना पड़ा. तो फिर हमने बहुतों को 2-3 बार पेमेंट किया है बुला बुला के, कह रहे आपका पैसा छूट गया, आप ले जाइए. क्योंकि हमारे अकाउंट्स करेक्ट नहीं थे. सेट और ऑफिस कैसे कनेक्ट करते हैं, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ सच अ डेली प्रोडक्शन ऑफ सो मैनी थिंग्स. हमने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स किया करके सीखे हैं कि ये कैसे होना चाहिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसा मैं कह रहा था दैट यू नो समवन हु बिलीव्स इन योर विजन, समवन हु बिलीव्स इन व्हाट यू आर सेइंग, समवन हु बिलीव्स दैट नो ये कर लेगा, और वो तभी आएगा जब आपकी मेहनत उनको दिखेगी. सर कोई ऐसी बुक या मूवी जो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगी हो? एक मूवी है एपोकैलिप्टो, आपने देखी है? एक मूवी है एपोकैलिप्टो, जो मेल गिब्सन बोल के एक एक्टर है इंटरनेशनली, और वो डायरेक्टर भी हैं, यू नो. तो उन्होंने एक मूवी बनाई एपोकैलिप्टो जहाँ पे एक भी वर्ड इंग्लिश में नहीं है. उन्होंने एक स्टोरी कही है जहाँ पे कैरेक्टर्स इंग्लिश बात नहीं करते, वो एक मायन, एक ओल्ड लैंग्वेज बात करते हैं. और उस पूरी फिल्म का जो कोर वन लाइन है, यू नो, उसमें एक ऐसा सीन है जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, जहाँ एक पूरी जंगल की कहानी है, आदिवासियों की कहानी है, ट्राइबल दुनिया की कहानी है, जो एकदम ही अलग दिखते हैं. दे आर कम्प्लीटली लुकिंग लाइक ट्राइबल ओल्ड पीपल. उनकी स्टोरी है. और एक किंग है वहाँ का, मतलब जो राजा है उस ट्राइब का, और उसका एक बेटा भी है. वो स्टार्टिंग में हंटिंग के लिए निकलते हैं, और फिर उनको मालूम पड़ता है कि कुछ लोगों ने ऐसी ही ट्राइब्स को कहीं और हार्म किया है, यू नो. तो उसका बेटा जब वो चीज़ देखता है तो वो थोड़ा डरता है, क्योंकि वो पहली बार ब्लड देखता है, वो पहली बार अधमरे लोग देखता है. तो उसके दिमाग में उसे लगता है कि ये क्या हो गया, ये तो प्रॉब्लम है. वो डरता है, यू नो. तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि फियर इज़ द बिगेस्ट सिकनेस, यू नो. आई हैव नॉट ब्रॉट यू अप टू हैव दैट लुक इन योर आइज़. अपने आँख से डर निकालो. तो वो फिल्म ने मेरे को, मैं फियरलेस की जर्नी उस फिल्म के बाद स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी में. सो आई रियली वुड लाइक पीपल टू वॉच, बिकॉज वो पूरी कहानी इज़ अबाउट बीइंग फियरलेस, कि जब आप डरना बंद करते हो तो कैसे आप कोई भी चीज़ कर सकते हो. तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग फिल्म है मेरे लिए. सर अभी मुझे आप ये बताओ, इसके बाद आप फियरलेस हो गए थे, बट जब आपको फर्स्ट लॉस इनकर हुआ होगा बिजनेस में, कोई भी शो में आपको लॉस हुआ ही होगा, उस समय आप कैसे डील किए थे? देखो, कोई भी चीज़, जितना ही हम सब ह्यूमन है, यू नो, तो जब कोई चीज़ में नुकसान होता है तो बहुत ख़राब लगता है. सबसे पहले आप इस पे घुसते हो कि ये क्यों हुआ, यू नो, और फिर आप सोचते हो कि ये अगली बार कैसे नहीं हो. तो ये 2 चीज़ें करता हूँ. दुख तो बहुत लगता है कि ये क्यों हुआ, यू नो, और फिर जब वो हो गया है तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो. तो हो गया है, होने वाला है, तो कुछ कर सकते थे. जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में आप कितने दिन सोच सकते हो. तो बहुत ख़राब लगता है. यू फील लाइक यू लर्न मच मोर विथ लॉसेस दैन विथ प्रॉफिट्स. बट सर जब हम स्टार्ट करते हैं तब लॉस हो जाए तो उस समय डर लगा रहता है कि ये पैसे रिकवर कहाँ से होंगे, हम रीपे कहाँ से करेंगे. तो ऐसा श्योर आपके साथ भी हुआ होगा? हाँ, हमारा पहला शो अंबर धरा जो सोनी पे आया था, उस पर वी लॉस अ लॉट ऑफ मनी. मतलब क्या बोलूँ मैं आपको. लॉस अ लॉट ऑफ मनी. हमको आता ही नहीं था प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे संभालते हैं, कैसे करते हैं. तो बहुत नुकसान हुआ. एंड उसके बाद जिसने फ़ंड किया था, बिकॉज फंडिंग भी किसी और ने की थी, तो उसके बाद मैंने उनको जाके ये बोला कि आपको ये पैसे अगर मैं लौटाना चाहूँगा तो पूरी ज़िंदगी मुझे कहीं जॉब करूँगा तो भी मैं नहीं लौटा पाऊँगा. तो आई एम गेटिंग अ न्यू शो. मिला नहीं था, मिलने वाला था. सो आई सेड कि हम ये पैसे अगर हम वहाँ से कमा कर आपको दे पाएँ, यू नो. तो उसने बोला वो शो चलेगा, उसकी क्या गारंटी है. मैंने बोला वो बात तो सही है, पर पैसे मिलने के चांसेस तो तभी ज़्यादा है सर, क्योंकि अगर मैं जॉब करके आपको दूंगा तो मैं कभी दे ही नहीं पाऊँगा. वो तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता. तो यही एक बेस्ट ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है, आप प्रॉफिट से ज़्यादा ले लेना.
यू कैन टेक मोर मनी बिकॉज आई रोटेट योर मनी फ्रॉम दिस इन टू दैट, सो फिर आप प्रॉफिट ज़्यादा ले लेना। और मैंने कभी हमेशा ना अपने काम में बहुत क्लैरिटी के साथ किया है, मैंने कभी किसी के साथ 19 से 20 नहीं किया है, क्योंकि मेरे लिए मेरा रिफ्लेक्शन आईने में क्लीन होना चाहिए। आपकी नज़र में मेरे लिए क्या है इज़ समथिंग दैट आई कांट कंट्रोल, बट व्हाट आई कैन कंट्रोल इज़ माई ओन रिफ्लेक्शन टू माई सेल्फ इन द मिरर। तो मेरा खुद का रिफ्लेक्शन कभी फॉगी नहीं हुआ है आज तक। तो मैं हमेशा यही देखता हूँ कि मेरा अपना रिफ्लेक्शन अपने लिए क्लीन होना चाहिए। तो मैंने हमेशा वो सोच के काम किया है, मतलब दैट्स ऑलवेज बीन माई, बिकॉज आई एम वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आई डोंट लाइक, मैं किसी का गलत नहीं कर सकता, वो मुझे ख़राब लगता है। ऐसे में बहुत अलग टाइप का इंसान भी हूँ, गलतियाँ बहुत की है मैंने, पर इंटेंशनली मैं किसी को नहीं करता हूँ, इट्स नॉट माई कैरेक्टर। अभी आप मुझे ये बताओ कि जब आपने बहुत सारे जॉब्स किए, आपने सोनी में भी एज ए मार्केटियर जॉब किया है, तो सर आपकी कुछ लर्निंग थी सोनी से जो आपने अपने प्रोडक्शन हाउस के ब्रांड बिल्डिंग में इम्बाइब किया हो? हाँ, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी में आप कुछ भी करो, सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, या ऑल डॉट्स इन लाइफ कनेक्ट। जब मैं एडवर्टाइजिंग में था तो मैंने बहुत डिटेल में फ़ोटोशॉप पे, हर इमेज पे, आउटडोर होर्डिंग्स, एड्स, फिल्म्स पे काम, एड फिल्म्स पे उतना काम नहीं किया, पर मोस्टली विजुअल इमेजेस, फॉन्ट्स। तो अगर मैं अब एक इमेज देखता हूँ तो मेरी ट्रेनिंग है, मुझे मालूम है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और वो चेंज कैसे हो सकता है। मैं वो बोलूँ नहीं बोलूँ वो अलग बात है, पर मुझे मालूम है क्योंकि मैं वो कर चुका हूँ। जब मैं सोनी में गया, जब मैंने चैनल में जॉब किया, सो आई नो हाउ ब्रॉडकास्टर थिंक्स, उनकी सोच क्या है, वो चाहते क्या है। कि उनका काम है कि चैनल में कंटेंट एंटरटेन करना चाहिए, नंबर्स कैसे देखते हैं, क्या ऑडियंस का रिएक्शंस कैसे एनालाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब मैं वो साइड बहुत अच्छे से समझता हूँ कि व्हाट डू द ब्रॉडकास्टर्स एक्चुअली वांट फ्रॉम अ शो और फ्रॉम एनी स्टोरी। सर अभी महाभारत पे आते हैं। महाभारत पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक है। सर मुझे ये बताओ कि महाभारत से रिलेटेड बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं। हम घरों में भी बोलते हैं कि महाभारत मत रखो क्योंकि घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। सेम आपके भी इंडस्ट्री में होगा कि महाभारत मत बनाओ, लॉसेस हो सकते हैं या फिर एंड नहीं कर सकते हो या कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता है। तो आपने भी ये सब चीज़ सुना होगा, फिर भी आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं मेरे को महाभारत बनाना है? एक्चुअली ये बहुत सारी चीज़ें ये हुई है मेरे साथ भी इस जर्नी में। 2008 में मुझे स्टार ने बुलाया था और बोला कि आप महाभारत बनाइए। तो मुझे लगा कि मुझे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आई हैड स्टार्टेड माई कंपनी 2008 में वी डिड एक अगले जन्म मोए बिटिया ही की जो बोल के शो था, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। तो उसके बाद 2008 में मुझे बोला कि आप वी लाइक द वे यू राइट योर कैरेक्टर्स, तो महाभारत को आप अपने लेंस से देखिए। तो 2008 में मैंने काम स्टार्ट किया करना। तो इनिशियली मुझे लगा कि ये कहानी इतनी वास्ट है, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेकिंग तो बाद में आएगा, पहले ये कहानी कहनी कैसे है, ये नॉर्मल कहानी नहीं है, ये महाभारत की कहानी है। एंड इसके लिए तो मुझे पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो जब मैंने इनिशियली महाभारत पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि गणेश जी बहुत जल्दी में थे और वेदव्यास जी ने उनको बोला कि आप महाभारत लिखिए, जो शुरुआत है महाभारत की, कि आप महाभारत लिखो। तो गणेश जी ने उनको बोला कि बोले आप जल्दी जल्दी बोलिए, आप रुकेंगे तो मैं चला जाऊँगा। तो वेदव्यास जी ने बोला कि ठीक है, मैं नहीं रुकूंगा, मैं बोलता रहूँगा, पर तुम जो लिखना समझ के लिखना। तो मुझे लगा कि पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा ये कहानी क्या है। वहाँ से 2008 चला गया, 9 चला गया, 10 चला गया, 11 चला गया, 12 चला गया। In 13, the 5th year, is finally after 5 years Mahabharata happened, and till then आप सोच लो जो भी चीज़ गलत हो सकती है सब कुछ ही हुआ मेरे साथ। मेरे को हर इंसान ने आके बोला कि ये जिंक्स्ड है, चैनल्स बंद हो गए इसके पहले करके, कंपनीज बंद हो गई इसके पहले करके, हम अपने कंपनी में इतना बुरा टाइम चल रहा था, यू आर नॉट एबल टू पे सैलरीज टू अ लॉट ऑफ पीपल, काफ़ी डीले चल रही थी बिकॉज हमारे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। हमने सेट्स बना लिए थे, बारिश में वो टूट गए, ऐसे मतलब इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए।
मैं जब भी आता था मुझे लगता था अब हो रहा है, अब हो रहा है, फिर काम स्टार्ट होता था, रुक जाता था, तो फिर आधा 2-3 महीने 4 महीने रुक गया, फिर स्टार्ट होता था। तो एक पॉइंट महाभारत में ऐसा आया था जब स्टार ने डिसाइड किया था कि उनको महाभारत नहीं करना है, और मैं वो भूल नहीं सकता हूँ। एंड मिस्टर उदय शंकर जो स्टार के हेड थे, एंड आई थिंक ही इज़ द मेन पर्सन बिहाइंड महाभारत, अगर मैं ऐसे बोलूँ फ्रॉम अ चैनल स्टैंड पॉइंट, जिन्होंने बोला जिनको महाभारत बनाना है, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर बोला तुम अपने हिसाब से बनाओ, वो अलग एस्पेक्ट है। बट फॉर मी ही टोल्ड मी दैट ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि इसको आज के दौर में बनाना शायद बहुत डिफ़िकल्ट होगा किसी के लिए भी। तो मुझे लगता है ये 4 साल बाद उन्होंने मुझे बोला कि ये मुझे नहीं लगता कि हमको और तुमको भी ये करना चाहिए एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर, यू आर वेरी यंग, यू नो, हाउ विल यू मेक दिस? सो आई टोल्ड हिम सर आई विल मेक इट द बेस्ट इन दिस कंट्री, मुझसे बेटर इस कंट्री में से कोई नहीं बना सकता, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता, मुझे सिर्फ आप बनाने दो इसको। सो ही डिसाइड ओके लेट्स गो अहेड, एंड एक्चुअली आई जस्ट बिलीव्ड देयर इज नथिंग एल्स मोर। मुझे मालूम था कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सभी कुछ हुआ, क्या जो नहीं सोच सकता था सब कुछ हुआ, बट आई एक्चुअली जस्ट बिलीव्ड नथिंग एल्स। नहीं सर, वो बेस्ट बना भी, हम सब ने बहुत ही मतलब एंजॉय किया था और देखा था, और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि उसको बहुत इजी वे में लोगों ने समझा, क्योंकि आप सारे कैरेक्टर्स को स्टार्टिंग में आपने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, इतने ज़्यादा वास्ट थे, बट सबने समझा भी। और मैं जैसा बता रहा हूँ, कोटा में भी जैसा मैं स्टोरी देखा, मैं सब वहाँ देखते थे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अभी सर मैं रिसेंट एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, जो हमने ऑब्जर्व किया, जो बेस्ट पार्ट हमें महाभारत का लगा वो ये था कि एंड में कृष्ण ज्ञान करके आता था, तो उसको आज भी वो बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि आज भी रील्स वगैरह में हम देखते हैं, लोगों के स्टेटस डीपी में दिखता है। एंड मैं रिसेंट एग्जांपल सेट करता हूँ कि मैं 2 दिन पहले पुणे में था, और मैं वहाँ पे मेरे एक वेंडर से मिल रहा था, और मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो वो महाभारत देख रहे थे एक्चुअली उस टाइम। तो वो बोले कि मैं तीसरी बार देख रहा हूँ। तो मैंने बोला तीसरी बार क्यों देख रहे हो आप? तो बोलते हैं आप जब लाइफ के अलग अलग फेज़ में रहोगे ना, तो महाभारत को अलग वे में आप समझ सकते हो, बहुत सारे लर्निंग्स आपको सीखने को मिलेंगे और अलग तरीके से मिलेंगे। और जैसे आपने भी बोला कि मैं महाभारत बनाने से पहले कुछ अलग इंसान था, बाद में कुछ अलग हो गया। सो सर मुझे ये बताओ आप कि आपका फेवरेट कृष्ण ज्ञान कौन सा था, और आपने अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उसको कैसे इम्बाइब किया? जो कृष्ण ज्ञान का थॉट है ना, वो मैं आपको बताता हूँ आया कैसे। आया तो आपने देखा, पर वो आया कैसे और क्यों? क्योंकि जब हम कोई कहानी कह रहे होते हैं, तो जो मैं पढ़ रहा था और समझ रहा था, तो मुझे लगा कि ये जो कहानी का भाव है, एक होता है कि शब्द जो हम एक दूसरे से कहते हैं, एक होता है भाव जो हम कहना चाहते हैं। तो जो भावार्थ होता है किसी भी कहानी का या किसी भी रिलेशनशिप का या कोई भी स्टोरी का, मैं वो भाव कैसे ऑडियंस तक पहुंचाऊं? क्योंकि कहानी तो मैं कह रहा हूँ कि इसका ये हो गया, उसका वो हुआ, पर ये क्यों हुआ और इससे सीख क्या मिलती है। तो उसके लिए मुझे लगा कि अगर हम कृष्ण को यूज़ करते हैं, तो जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ मैं कृष्ण जी के थ्रू से कह सकता हूँ। तो जो मेरा मन करता था, जो मैं समझता था, वो थॉट्स हम बनाते थे कि अच्छा ये थॉट इस पे करते हैं, यहाँ पे इस पे लिखते हैं, यहाँ पे इस पे लिखते हैं, यहाँ पे इस पे लिखते हैं। और जो कहानी हो रही थी उससे जो थॉट निकलता था वो हम वहाँ पे डालते थे। सो इन अ वे कृष्ण वॉज टॉकिंग एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट एंड स्ट्रेट, एंड मेरा एक फेवरेट ज्ञान है, जैसा आपने पूछा वो अगला क्वेश्चन। मुझे लग रहा था कि जो मेरे कृष्ण एक सीख में कहते हैं कि हम एज पेरेंट्स, तब तो मैं जस्ट पेरेंट बना था, मेरा तब बच्चा था, was just born that time, my child, अब तो वो 10 साल का हो गया। तो एक कृष्ण ज्ञान था, एक सीख है कि जहाँ पर एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, पर कहीं ना कहीं अगर हम अपने बच्चों के भविष्य में नहीं, उनके कैरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करें, हम उनका फ्यूचर नहीं उनका कैरेक्टर बिल्ड करें, तो वो अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत सारे पैसे, बहुत सारी फ्लैट्स, बहुत सारा लैंड एक
अपने बच्चे को दे दिया जिसका कैरेक्टर नहीं है, तो वो सब खत्म हो जाएगा। और अगर आपने कुछ भी नहीं दिया और कैरेक्टर दिया तो सब बन जाएगा। तो फोकस अपने बच्चे के कैरेक्टर बिल्डिंग पे रखो, ना कि फ्यूचर बिल्डिंग पे। सर आप हमेशा चैलेंजिंग स्क्रिप्ट लेते हो, जैसे महाभारत हो गया, एंड आप उसको सक्सेसफुल भी बना के दिखाते हो लोगों को। जैसे आपने बोला कि आपने बोल दिया था कि मैं बनाऊंगा तो बेस्ट बना दूंगा इंडिया का, एंड वो हुआ भी बेस्ट। अभी फिर से आप रामायण बना रहे हो, एंड रामायण भी एक कल्ट बना हुआ ऑलरेडी कि रामानंद सागर सर की रामायण है, घर घर में है। तो वो चैलेंजिंग स्क्रिप्ट आप कहाँ से सेलेक्ट करते हो? आपको ऐसा नहीं लगता कि यार लोगों के मन में एक ऑलरेडी थीम बना हुआ है, उसको आप चैलेंज कर रहे हो? मुझे लगता है कि चैलेंज तो मैं अपने आप को कर रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि मैं कैसे उस कहानी को आज के दौर के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि जो 88 की रामायण थी वो इंडियन हिस्ट्री की ओनली रामायण है, और ऐसा नहीं है कि जो मैं अभी बनाऊंगा ये लास्ट रामायण होगी। ये कहानी ऐसी है जो हमारी सोसाइटी की है, वो इंडिया के सोशल फैब्रिक की कहानी है, जिससे रिलेशनशिप्स फैमिली में कैसे होने चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, एक पूरे सोसाइटी की कहानी है, इंडिया की हिस्ट्री की कहानी है। तो मुझे महाभारत के बाद कहीं ना कहीं हमेशा ये मन था कि मैं रामायण बनाऊंगा एक दिन। तो वो मेरे दिमाग में हमेशा ये था, और आई वॉज लुकिंग फॉर द राइट टाइम फॉर इट, बट आई न्यू कि उसमें बहुत मेहनत लगेगी, सो आई वॉन्टेड टू गेट टू अ पॉइंट वेयर आई एम मेंटली फ्री टू गिव इट दैट काइंड ऑफ टाइम। और मुझे ये लगता है कि हम किसी को कोई भी परसेप्शन चेंज नहीं कर सकते। जब मैं बहुत छोटा था, जब वो रामायण आ रही थी, तो मुझे तो यही मेमोरी याद है कि पूरा मोहल्ला, डिडंट मैटर कौन कौन से कास्ट का है, सब लोग साथ में खड़े होकर एक चीज़ देखते थे जिससे एक सीख मिलती थी। जो वो क्या, मैंने अपने लाइफ में, हम लोग खुद 4 भाई, तो मैं उसमें क्या नंबर पे, आप समझ गए, तो कैसे रिश्ते होने चाहिए, पेरेंट्स से कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने वो टाइम पे उससे सीखा। तो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन क्या सीख रही है, मेरा खुद का बेटा बड़ा हो रहा है, सबकी फैमिली बड़ी हो रही। इंडिया जो 1988 में था और आज है, उसमें बहुत फ़र्क है। रिश्तों का कोर वही है, पर उसके दिखाने का तरीका अलग हो गया है। तो मैंने सोचा अगर हम इसको आज के दौर के हिसाब से, आज की जनरेशन के दिमाग पे रख के बनाएं, जो सेम चीज़ महाभारत के लिए बनाई, अगर उस सोच के साथ बनाएं तो कैसा बनेगा। कोशिश तो हम यही कर रहा हूँ मैं हमेशा, कि हम अपने आप को बेटर करें, चीज़ों को जितना अच्छे से पेश कर पाएँ करें। एंड आई रियली विश एंड आई बिलीव इट विल बी समथिंग दैट वी विल रिमेंबर, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब ये कहानी कहने के लिए पहले पढ़ो, समझो, किस तरीके से कहना है, उस पर आओ, फिर कैसे बनाओगे, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड एवरी टाइम। ये कैसे बनेगा, किस तरीके से दिखाओगे। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। और रामायण हमेशा बन रही है, हमेशा बननी चाहिए। वेदर एवरी पॉइंट इन टाइम हमें हमारे रूट्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम आज जो हैं वो हम क्यों हैं, हम कहाँ से आते हैं, हमारे रूट्स क्या है। सो आई फील दैट इट्स अ ग्रेट चैलेंज। कहीं ना कहीं ये रहता है कि आई होप आई मेक इट वेल, एंड आई थिंक दैट फीलिंग इज़ गुड। इट डजंट मेक यू ओवर कॉन्फिडेंट कि आपको सब आता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मुझे सब आता है। मुझे लगता है कि मैं सीख रहा हूँ, मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं और कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये अलग कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ हज़ारों हज़ारों सालों से रेलिवेंट है। आपको उस दौर के हिसाब से उसे सही तरीके से कहना है, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ऐसा मैं कहता हूँ, मैं ब्लेस्ड तो हूँ कि मुझे ये मौके मिलते हैं और मुझे अच्छा लगता है ये करना, और मैं दिल से करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। वी आर श्योर रामायण को भी उतना ही प्यार मिलेगा, एंड हम उसके लिए वेट भी कर रहे हैं। सर हमें ये बताओ कि जैसे रामायण की हम बात करते हैं तो हमें एक नाम याद आता है अरुण गोयल सर, और एक नाम याद आता है सौरभ जैन सर, जिनको आपने एज ए कृष्ण भगवान दिखाया था। बट आपने सेम उनके कैरेक्टर को महाकाली में शिव भगवान के रूप में दिखाया। एंड कृष्ण भगवान लव एंड अफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं शिव भगवान थोड़े एंगर के लिए जाने जाते हैं। तो सर आपने वो कैसे डिसाइड किया कि एक ही कैरेक्टर को एक टाइम पे लव के लिए दिखाऊंगा, एक टाइम पे थोड़ा एंगर के लिए दिखाऊंगा? कहीं ना कहीं हाँ, मैं
इट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज मुझे लगता है कि सौरभ एज एन एक्टर ही इज़ वेरी टैलेंटेड, यू नो. तो एंड व्हेन आई पर्सनली, जब मुझे लगता है कि एक एक्टर बहुत प्रेशियस होते हैं, हमें कुछ भी करना है, कोई भी कहानी कहनी है, कुछ भी कहना है, तो वो हम एक्टर्स के थ्रू ही कह सकते हैं. हम में से कोई भी परफॉर्म नहीं करता है कैमरा के साथ. और अगर मुझे ये कहानी अच्छे से कहनी है तो मुझे अच्छे एक्टर्स चाहिए. तो जहाँ पे मुझे सिलेक्शन अगर करना है कि मैं किसके साथ काम करूँ, तो 100 टाइम्स मैं अच्छा एक्टर सेलेक्ट करूँगा. और सौरभ इज़ अ वंडरफुल एक्टर. आई थिंक इट वाज चैलेंज फॉर हिम ऑल्सो टू completely play a contrasting role, but I love him. I think I have tremendous respect for people who are good at heart. और वो दिल से बहुत अच्छा आदमी है. ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन. वो जेन्युइन एफर्ट देता है अपने हर काम में. तो आई थिंक ही डिड अ वेरी गुड जॉब. सर अभी आपने जैसा बोला कि आप खुद से बहुत कम्पीट करते हो, आप हमेशा चाहते हो कि आप लास्ट टाइम से इस बार इम्प्रूव हो जाओ. तो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो आप रामायण बना ही रहे हो, बट ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जिसको आप ग्लोबल ले जाना चाहते हो? ऑफ कोर्स आपने पोरस बनाया था, उसको 10 कंट्रीज़ में प्यार मिला, बट कोई उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ? मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों के बारे में तभी बात करता हूँ जब मैं उसकी तरफ काम करता हूँ. बिकॉज मुझे लगता है कि ड्रीम्स रह जाती हैं अगर आप उसकी तरफ मेहनत ना करो. तो मैं वो ड्रीम के बारे में बात नहीं करता जब तक मैं उसकी तरफ काम करना स्टार्ट ना करूँ. और जब मैं काम स्टार्ट करूँ तभी मैं बात करता हूँ. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू, बट आई जस्ट डोंट वांट टू से. आई वांट टू से व्हेन आई एम वर्किंग टुवर्ड्स देम, अदरवाइज दे रिमेन अ ड्रीम, यू नो. सो आई एम नॉट वेरी मुझे नहीं लगता कि चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में है, अगर आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे तो वो एक बड़ा ड्रीम बनेगा. मैं डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, यू नो. टेलीविज़न से बियॉन्ड मैं वेब में ऑलरेडी आ गया हूँ, पर मैं फिल्में बनाना चाह रहा हूँ. मैं उस तरफ काम कर रहा हूँ. तो मैं डेफिनेटली आगे बढ़ रहा हूँ, नई चीज़ें कर रहा हूँ जो होंगी डेफिनेटली, पर मैं तब बात करूँगा जब आई बी प्रिपेयर्ड. ओके सर. सर अभी जैसे आपकी पूरी जर्नी थी, आपने बताया बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, तो सर जब भी आपके डाउन्स थे, जब आप लो फील करते हो, तो आपके पास कोई ऐसे मेंटोर हैं जिनको आप अप्रोच करते हो, जो आपको शायद गाइड करते हो? मेरी लाइफ में ना आई बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड वाइफ. हाँ, जो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, यू नो. एंड कहीं ना कहीं हमारा मेंटल वेवलेंथ काफ़ी मैच करते हैं. एंड वी आर मोर फ्रेंड्स टू ईच अदर दैन सो कॉल्ड husband wife. So I think I have a great connection with her, and she's always been around and हमेशा at every given point in time, because nobody knows me better than her. कोई मुझे गायत्री से बेटर नहीं जानता है. मैं जो एग्जैक्टली हूँ वो गायत्री को 100/100 मान रहा है. सो शी इज़ अ पिलर, शी इज़ माई ग्रेटेस्ट सपोर्ट, माई बेस्ट फ्रेंड. सर अभी हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट रहता है जिसमें हम भूलना चाहते हो, उसको डिलीट करना चाहते हो. आपके लाइफ में कोई ऐसा अनडू मोमेंट जो आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपको लगता हो कि यार मेरे को अगर मौका मिले तो मैं इसको भूलना चाहूँगा? बहुत सारे लोगों को भूलना चाहूँगा. कभी कभी अपने आप को भी भूलना चाहता हूँ कि ये मैंने नहीं किया है. बहुत बार हुआ है. सही आपने बोला, मैंने बोला है, मैंने नहीं बोला है, ऐसे भी हुआ है. ये तो बहुत सारी इंस्टेंसेस है. मतलब अंडू क्या है ना कि एम्बैरेसिंग चीज़ें आपको लगता है आप अंडू हो जाती तो अच्छा होता, पर बाकी तो मेरी इन्यूमरस गलतियां हैं. मतलब मैंने क्या क्या कहाँ किया, अगर मैं बोलूँगा तो ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी. यू नो, आई हैव डन एंड आई स्टिल डू. ऐसा कुछ चेंज भी नहीं आया मेरे अंदर ज़्यादा. आई हैव बीन एट इट, आई हैव बीन डूइंग थिंग्स whichever way I wanted. So I've been blessed that I've been able to do things that I want to do. हर इंसान वो कर भी नहीं पाता है. यू नो, नॉर्मली यू ऑलवेज बाउंड बाय लॉट ऑफ थिंग्स. पर कहीं ना कहीं मुझे वो फ्रीडम मिला कि मैं अपने हिसाब से, मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेडेड भी हूँ, तो मैं कन्विक्शन से काम करता हूँ. मुझे लगता है वैसे ही करना चाहिए. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. बिकॉज मैं ये सब इसीलिए नहीं करता हूँ कि ये बिज़नेस क्या होगा. मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है. प्राइमरीली मेरे कोर रीज़न वो है. यू नो, फॉर मी मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माई एक्शंस. Money is not the reason why I work. You know, so that is a very important thing. मैं कुछ काम अच्छे से करूँ, उससे you should be financially, it should help you to do more of it.
सर अभी इंडस्ट्री में लोग बात कर रहे हैं आईपी की, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आईपी होल्ड करके रखते हैं। तो पहले तो आप हमें ये बताओ कि आईपी होता क्या है एंड ये कैसे बेनिफिशियल होता है। जो भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो भी हम कहानी कहते हैं, वो एक प्रॉपर्टी है विच इज़ इंटेलेक्चुअल इन नेचर। तो आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हम अपने दिमाग से क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आपने बोला महाभारत, वो हमने मैंने अपने दिमाग से क्रिएट की पूरी टीम के साथ। बिना अच्छी टीम पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं सोच सकता हूँ, करने की चाह रख सकता हूँ, सही लोग अगर मेरे साथ नहीं आएंगे तो हम वो चीज़ें अच्छे से नहीं कर सकते। महाभारत में सब डिपार्टमेंट्स के बेस्ट लोग साथ में आ गए, तो वो बन गया चीज़ें, यू नो। तो हर बार किस्मत से ऐसा होता है, चीज़ें बन जाती हैं, यू नो। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू करेंटली महाभारत वाइज और एनीथिंग बिलोंग्स टू द ब्रॉडकास्टर। तो उन्होंने कमीशनिंग मॉडल में हमें एक एक्स पेमेंट किया और सारे राइट्स ऑफ दैट कंटेंट वो उनके पास है। सो इफ़ यू ओन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देन वो कंटेंट आपका है और फिर आप उसे अलग अलग जगह मोनेटाइज कर सकते हैं। दैट्स प्राइमरीली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वेदर अगर आप पोरस देखेंगे, पोरस के सारे आईपी राइट्स हमारे पास है, तो वो हमने रिटेन किया, चंद्रगुप्त मौर्य में रिटेन किया। सो आई थिंक वी आर दी ओनली कंपनी इन टेलीविजन हु होल्ड्स आईपी। सर अभी इंडस्ट्री में एआई एक बज़वर्ड बना हुआ है। जी सर, आपकी इंडस्ट्री में भी आई एम श्योर यूज़ हो रहा होगा। आपको क्या लगता है, क्रिएटिविटी बढ़ाएगा या फिर लॉन्ग टर्म में वो नुकसान पहुंचाएगा? मुझे लगता है कि हाँ, चेंज इज़ ऑलवेज गुड एंड चेंज इज़ कांस्टेंट। जब मोबाइल फ़ोन आया तो बात हुई कि अभी मोबाइल से कैसे होगा, क्या होगा, यू नो। फिर इंटरनेट आया तो डिस्कशन हुआ, इंटरनेट तो अब सब ख़त्म हो जाएगा, यू नो। पोस्ट ऑफिस का क्या होगा, यू नो। कैमराज में फ़ोन आ गए तो मालूम पड़ा अच्छा अब फिर कोडैक और फूजी का क्या होगा, कैमरा का क्या होगा, यू नो। म्यूज़िक के लिए वॉकमैन, उससे एलेक्सा आ गया, तो म्यूज़िक कंटिन्यू होगा, कंजम्पशन पैटर्न चेंज होंगे, पर नई चीज़ें और 10 और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेंगे। आज इंटरनेट से सोशल मीडिया आ गया। सो आई थिंक विथ एआई कमिंग इन देयर विल बी लॉट ऑफ डिसरप्शन। जो 100x इंटरनेट से बड़ा चेंज आने वाला है, जो इंटरनेट से बदलाव आया है उसका 100 टाइम ज़्यादा बदलाव आने वाला है। वो कहाँ कहाँ जाएगा इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन राइट नाउ, एंड इट विल इवॉल्व, उसका अपना रास्ता बनेगा। बट कहीं ना कहीं एवरी क्राइसिस विल हैव एन अपॉर्चुनिटी। तो उस क्राइसिस में जो भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहाँ से एक नया रास्ता बनेगा। बट सर आप जैसा बोल रहे हो कि वो कहाँ जाएगा किसी को आइडिया नहीं है, तो आपको लगता है उस पर कोई ट्रांसपेरेंट कंट्रोल होना चाहिए? क्योंकि ऐसा डर बना हुआ है लोगों के मन में कि शायद जॉब चले जाएंगे, जैसे राइटर्स के जॉब का क्या होगा, इस टाइप के डर लोगों के मन में। तो आपको लगता है उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए? एक्चुअली यू नो, कंट्रोल इज़ अ वेरी ओपन एंडेड वर्ड, राइट? नाउ कंट्रोल में एग्जैक्टली द कोर ऑब्जेक्टिव तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं अगर इंटरनेट आ गया तो क्या पोस्ट ऑफिस नहीं होना चाहिए, तो इंटरनेट आना रोक दे पोस्ट ऑफिस के लिए, तो ये चिकन एंड एग स्टोरी हो जाएगी, यू नो। कहीं ना कहीं उसके साथ में डिटेल्स में घुसकर और समझ के एक करेक्ट क्या बोलते हैं उससे प्रोसेस अगर क्रिएट हो, दैट विल बी म्यूचुअली बेनिफिशियल, आई थिंक। या सर अभी आपकी इंडस्ट्री में ओटीटी बहुत ग्रो कर रही है, स्पेशली कोविड के समय तो बहुत ही किया, तो आपको लगता है उसका कोई इम्पैक्ट टीवी इंडस्ट्री पे होगा? होगा मतलब ऑलरेडी हो रहा है ना, होगा नहीं, हो चुका है। तो पॉजिटिव हो रहा है या आपके अकॉर्डिंग नेगेटिव हो रहा है, और वो सस्टेन करेगा? मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स यार, मतलब आज पहले क्या हो रहा था कि आप दिन भर लोग घर से बाहर काम कर रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं और 6-7 बजे 8 बजे लोग घर पहुंचते हैं, और 6-7-8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक सोने तक आप एंटरटेनमेंट देखते हो टेलीविज़न। विथ मोबाइल एंड विथ फ्लूइड में आप सुबह से रात तक देख सकते हो। इसका मतलब कंजम्पशन मल्टीप्लाई कर गया।
आप अपनी दुकान में बैठे हो, आप बस में बैठे हो, कोई कहीं जा रहा है, यू नो, ऑन मोबाइल आप कहीं पे कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो। सर जैसा आपने बोला कि इससे कंजम्पशन बढ़ रहा है एंड लोग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने टाइम से देख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम सर बहुत ज़्यादा कंटेंट भी तो आ रहा है मार्केट में, तो लोगों के पास टाइम तो लिमिटेड है, तो वो उतना चैलेंजिंग हो जाता है कि आप उनकी अटेंशन कैसे सीख करो, तो वो फिर चैलेंज कैसा है, उसको आप कैसे डील करते हो? अच्छी कहानियाँ कहो। आपने कभी सुना है कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना बनाता है पर खाली है? The challenge is to be the best. It increases competition. It increases your कि अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाओगे, अच्छा काम करोगे तो आपके पास काम होगा। बट सर वो चेंज भी तो हो रहा है, लोगों को क्या देखना है नहीं देखना है बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। हाँ, तो कुछ चीज़ें अच्छी बनेंगी, कुछ नहीं बनेंगी, यू नो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, बट यू हैव टू कीप ऑन बेटरिंग योरसेल्फ। मार्केट लिमिटेड नहीं हो गया, मार्केट ओपन हो गया है। अभी सिर्फ ऐसी ही कहानियाँ देखेंगे जो सिर्फ विमेन लेड होंगी और सिर्फ घर की औरतें देखेंगी, ऐसा नहीं है, यू नो। अभी आप एक मेल लेड सीरीज़ भी बना सकते हो, आप लिमिटेड नंबर्स में कहानी कह सकते हो, जिसको कम में देखना है वो कम में देखेगा। समवन वांट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट, दे वांट्स लॉन्गर फॉर्मेट। द व्यूअर शुड हैव ऑप्शंस टू चूज। इट्स अ गुड थिंग फॉर द व्यूअर, फॉर द मेकर, चैलेंज। सर अभी OTT की बात कर रहे हैं हम, तो OTT के आने के बाद से डिमांड एंड सप्लाई जो मैन पावर का वो भी बढ़ेगा, और जहाँ तक मैं खुद पटना से आता हूँ तो मैंने देखा जो छोटे शहर हैं ऐसे Tier 2 Tier 3 सिटीज़, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में कि कौन से कोर्स करना है, कैसे आना है। तो बीइंग अ इंडस्ट्री लीडर आपको लगता है कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे हम छोटे शहरों में भी जाएं, लोगों को बताएं कि इस इंडस्ट्री में कैसे आना है? ऑफ कोर्स करना चाहिए। तो सर कैसे कर सकते हैं? आई थिंक जो मीडिया आउटरीच बढ़ाना पड़ेगा, यू नो, टू गो एंड एजुकेट, बिकॉज काफ़ी schools and colleges are opening up now, I feel, and I keep hearing कुछ जगहों पे मैं भी गया हूँ बात करने के लिए, तो आई फील दैट आई थिंक इंटरनेट के थ्रू से नॉलेज और क्लैरिटी होनी चाहिए, या आई थिंक इंटरनेट, बस अभी क्या हो गया है, इट्स अ कम्युनिकेशन। पहले जब मैं छोटा था, तुम्हारी उम्र मुझे मालूम नहीं, तब जैसे मेरे जो मामा बाड़ी है, मेरे नाना का घर खड़गपुर में है, तो मैं बचपन में साइकिल चलाना, बाइक चलाना सब खड़गपुर में सीखा हूँ, हो गया। पर जब मैं वहाँ पहुँचता था तो कैलकाटा में जो पिक्चर रिलीज़ होती थी उसके 2 महीने बाद वो वहाँ पहुँचती थी। जब हम वहाँ पहुँचे, अरे यहाँ तो पुरानी पिक्चर चल रही है, वो तो शहर में आ गई, यहाँ नहीं पहुँची। पहले ये Tier 1 मेट्रो सिटीज़ का ये डिफरेंस था एक्सपोजर पे। जब तक बात वहाँ पहुँच रही है तब तक वो यहाँ पुरानी हो गई है, तब वो वहाँ पहुँच रही है। पर अब क्या हुआ है, जिस समय 9 बजे यहाँ को टेलीकास्ट होता है, वो 9 बजे कि हर कोने में इंडिया में सेम चीज़ दिखती है, या एट एनी गिवन पॉइंट। अब भी अगर न्यूज़ हुआ है तो उस सेकंड पहले लोग वेट करते थे रात को 9 बजे न्यूज़ आएगा, अभी टिक टिक उसी वक्त बजता है, 2 सेकंड पहले हुआ है। सो आई थिंक कम्युनिकेशन, यू नो, और मीडिया ने सबको लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास नहीं है, सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन। वो बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक दैट हैज़ एजुकेटेड पीपल, दैट हैज़ मेड पीपल, गिव देम मोर एक्सपोजर, पीपल कैन ड्रीम बिगर। पहले मालूम ही नहीं है, जब मैं छोटा था बॉम्बे में होता क्या है, यहाँ आते हैं, काम कैसे करते हैं, मिलते कैसे हैं, ऑफिस एड्रेस कहाँ है, वहाँ पे जाके मिलना किससे है, यू नो, देयर वाज नथिंग टू फॉर एनीबॉडी टू नो। आज सब कुछ इंटरनेट पे है। सर काम से आप ये बताओ कि अभी बहुत सारे लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जो इस कॉलेज में होंगे और इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते होंगे, अगर आपको उनको रिक्रूट करना होगा तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप कौन से स्किल सेट को ज़्यादा फोकस करते हो? देखो, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन है, क्रिएटिव है, यू नो। अब जो इंसान किस डायरेक्शन में जाना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है, अगर आपको क्रिएटिव काम करना है, तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोचते कैसे हो, यू नो। इफ़ यू थिंक दैट यू आर क्रिएटिव देन यू हैव टू कुछ करके दिखाना होगा सर। हाँ, और मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक्सपेक्ट करना कि आप कुछ करके दिखाओ जब उसने कुछ किया नहीं है, वो भी मुझे लगता है कि एक्सपेक्टिंग टू मच होता है।
यू नो. सो आई जस्ट लाइक द पीपल हैव द राइट एटीट्यूड कि मुझे आता है या नहीं आता है, मैं सीखूँगा. मुझे लगता है जो हम ये सोचते हैं मुझे सब आता है, मुझे आज तक कभी नहीं लगता कि मुझे सब कुछ आता है. मुझे लगता है मुझे अभी भी और सीखना है, ओपन रहना है, समझना है. पिछले एक्सपीरियंसेस से मुझे ये समझना है कि हाँ ठीक है, मैं किसी भी सिचुएशन में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, पर सीखना है. आई हैव टू लर्न. सो आई लाइक पीपल हु हैव द एटीट्यूड टू लर्न. आई थिंक दैट रियली हेल्प्स यू इन ग्रोइंग. सर अभी हम एंड में आ गए हैं पॉडकास्ट के. कोई ऐसी चीज़ जो आप खुद से शेयर करना चाहते हो जो हमने मिस कर दिया हो और आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, मुझे बताना चाहिए. मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम कहानी कहते हैं, बहुत ही अनसर्टेन इंडस्ट्री है. यहाँ पे कोई चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है. यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कल ये होगा, आप ये नहीं कह सकते कि परसों ये होगा. तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि, और हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि जब तक आप पूरे दिल से इस चीज़ को पसंद ना करो, जब तक आपका मन नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ मत आना. ये काम आप तभी कर सकते हो जब इसे बहुत इन्जॉय करते हो. बिकॉज जो ग्लैमर वर्ड होता है ना, वो बाहर से दिखता है. यहाँ पे ग्लैमर नहीं है. ये काम है. जिसको अच्छा लगता है वही कर सकता है. रोज़ रोज़ तो कर ही नहीं पाओगे. आप गलती से अकाउंटेंट शायद बन भी जाओ, पर गलती से इस फील्ड में आके सर्वाइव नहीं कर पाओगे. या यू हैव टू लव इट, यू हैव टू एन्जॉय इट, यू नो. एंड इफ यू लव एंड एन्जॉय इट, यू विल डू एवरीथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस. यू नो, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो इफ़ यू रियली लव इट एंड यू रियली फील दैट, आप आके एक्सपीरियंस करो, चीज़ें देखो. अगर अच्छा लगे और लगे कि यही है, ये करना है मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे राइटर बनना है, वॉट एवर एक्साइट्स यू द मोस्ट, वो जर्नी में समझ में आ जाता है. यू नो, बट ओनली इफ़ यू लव इट देन यू कैन बी हियर. आई रियली फील दैट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. बहुत कुछ सीखने को मिला. तो बेस्ट पार्ट ये था कि आप हार्डवर्क करते रहो, डिसिप्लिन रहो, एंड आपको कोई गॉड फादर की जरूरत नहीं इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने की. ये मेरे को बेस्ट पार्ट लगा. ये मेरी जर्नी. मुझे लगता है गॉड फादर जो वर्ड है, यू नो, कहीं ना कहीं बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस से आया है, यू नो. और मेरी ज़िंदगी में ये रहा है कि यू हैव टू जस्ट कीप बिलीविंग. अगर किसी के पास भी विश्वास करना है तो सबसे पहले वो खुद पे होना चाहिए. अगर आपको अपने आप पे विश्वास है ना, तो विद गॉड फादर, विदाउट गॉड फादर, विद गाइडेंस, विद ब्लेसिंग्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, यू नो, द पीपल हु लव यू, द पीपल हु ब्लेस यू. सो मुझे लगता है कि मैं आज ज़िंदगी में जहाँ तक भी पहुँच पाया हूँ, इज़ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स. आज उनकी आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और उसका कोई वो प्राइसलेस चीज़ है. तो आपका एफर्ट, आपका खुद पे विश्वास, यू नो, आपके लोग जो आपको ब्लेस करें, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन इज़ व्हाट मेक्स योर जर्नी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच माय डियर. विश यू द बेस्ट. आई होप योर पॉडकास्ट इज, योर चैनल वर्क्स रियली वेल फॉर यू. थैंक यू सर. हाँ, एंड आई होप कि आप रामायण के बाद फिर से हमारे साथ एक बार पॉडकास्ट करोगे. बिल्कुल बिल्कुल. आई होप वो अच्छे पॉडकास्ट भी हो, अच्छे से बन जाए. जय श्री राम.